अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद मुबीन है। आज मैं गज़ल की तशरीह के हवाले से वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। इससे पहले भी अशार की तशरीह पर मैं कुछ वीडियो पेश कर चुका हूँ, तो मज़ीद गज़ल की तशरीह पर बात करना चाहता हूँ। अगर आप गज़ल की तशरीह या अशार की तशरीह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उर्दू अदब की मकबूल तरीन असनाफ़ सुख़न में से गज़ल है। फ़ारसी में इसकी तारीफ़ औरतों के बारे गुफ्तगू को गज़ल का नाम दिया गया है। एक और रवायत के मुताबिक हिरन के मुंह से जो सौज़ भरी आखिरी आवाज़ निकलती है उसको भी गज़ल कहा जाता है फ़ारसी में। असल में अरबी में कसीदा और मरसिया दो असनाफ जब ईरान में गईं तो वहाँ ये गज़ल का इजाफ़ा हुआ। उसके बाद ये बरसग़ीर में गज़ल ईरान से आई है। ये वो सिन्फ़ है जिसमें शायर इश्क़ व हुस्न की कैफ़ियत, अपनी ज़ात का इजहार और ख़यालात व जज्बात की तर्जुमानी नहायत लतीफ़ अंदाज में रमूज़ के साथ करता है। यानी इसमें अल्फाज में जज्बात तय दर तय मौजूद होते हैं। गज़ल की तशरीह करने से इंसान की ज़हनी सलाहियत बढ़ती है, ज़हनी सोच बढ़ती है, वो चीज़ों को ज़्यादा संजीदा और डेप्थ में देखने का आदी हो जाता है। इसीलिए शायरी जो है इंसानी ज़हन की सतादकार बढ़ाती है। गज़ल उर्दू अदब की अहम तरीन सिन्फ़ जैसे बात की है, ये वो सिन्फ़ है जिसके अशार की कम अज़ कम तादाद 5 होती है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा की कोई कैद नहीं। 2001 तक भी अशार लोगों ने लिखे हैं। चूँकि गज़ल के हर शेर का मजमून अलग होता है, इसलिए तशरीह करते वक्त गज़ल के हर शेर की अलग अलग तशरीह करनी चाहिए। इकट्ठी करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। पहले मरहले के तौर पर अशार को बगौर पढ़ें। इसमें मुस्तआमिल मुहावरात, इस्तिलाहात व तलमीहात के मानी समझने के बाद तशरीह करें। शेर के सरसरी मानी और हकीकी मानी में फ़र्क वाज़ेह करें। अगर शेर में कोई मक़बूला, ज़रबुल मिसल, कहावत, इमदादी अफ़ाल या मसादर या फिर जो है मुरक्कब अल्फाज इस्तेमाल हुए हों तो इनको खुल कर इनकी वजाहत कीजिए। शायर के मखसूस अंदाज़ को मद्देनज़र रखें और ख़ास तौर पर उसके दौर को भी मद्देनज़र रखिए। जैसा कि मीर दर्द की शायरी में तसव्वुफ़, मसाइल तसव्वुफ़, सूफ़ियाने ख़यालात मौजूद हैं। वो सब्र, रज़ा, तवक्कुल जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। मीर के कलाम में सादगी और सलासत, सोज़ो गुदास, मौसीक़ियत के साथ जो है ख़यालात में जिद्दत पाई जाती है। मिर्ज़ा गालिब की हमजा शख्सियत ने जिद्दत तराज़ी से नए ख़यालात को गज़ल में परोया है। इल्लामा इक़बाल का रंग गज़ल मुनफरिद है। उन्होंने आफाकी अंदाज़ इस्तेमाल किया। गम जाना, गम दौरां के अलावा मसाइल कायनात को भी उसमें समो दिया है। गज़ल की तशरीह का तरीका। शेर की तफ़हीम और तशरीह के लिए दो बातें जानना अशद ज़रूरी हैं। एक ये कि शायर किससे मुखातिब है, अपने किसी दोस्त से, किसी रकीब से, दुनिया वालों से, ज़माने से, आसमान से, खुदा से, या किसी दीगर पर से, या अपने आप से ख़ुद कलामी कर रहा है। दूसरी ये कि शायर ने क्या कहा है या क्या कहना चाहता है, वो किस सोच में मुब्तला था, उसका फ़लसफ़ा ज़िंदगी क्या था और वो क्या कहना चाहता है। इस बात को ज़िमनी तकाज़ा ये है कि शेर में कही बात का मफ़हूम नस्री जुमले में ज़रूर लिख लेना चाहिए। तशरीह करने से पहले शेर पूरा लिखना चाहिए। इसके बाद मफ़हूम को नसर या मतलब की सूरत में लिखें ताकि तशरीह पढ़ने वाले को अंदाज़ा हो कि आप शेर को किस हद तक समझ पाए हैं। ये दो मरहले ठीक ठीक तय हो जाएँ तो फिर शेर की तशरीह का मसला खासा आसान हो जाता है। तशरीह के सिलसिले में इम्तहानी नुक्ता निगाह से कुछ बातों का ख्याल है। तशरीह करने के जो असूल हैं, खैर वो तो वक्त के साथ साथ उसमें वसअत आ जाती है और आपके ज़हन में भी वसअत आ जाती है। इसलिए ये कोई मुतय्यन असूल नहीं है, सिर्फ चंद बुनियादी गाइडलाइन है। वही अशार को बार बार पढ़ना जब तक कि उसकी तफ़हीम न हो जाए, जब तक शेर वो आप पर नाज़िल ना हो जाए, आप उस कैफियत को गिरफ्त में नहीं ला सकते। तो फिर उसके मुश्किल अल्फाज देखिए, तराकीब के मानी देखिए, फिर शायर का नाम ज़रूर लिखिए। इसके इम्तहान में नंबर होते हैं। तो मानी समझने के बाद इसकी वजाहत, तशरीह, शरह यूँ कीजिए कि बात समझ आ जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कालीन का लफ्ज़ आपने सुना होगा। कालीन, बंद कालीन एक बंद शेर की तरह होता है। जैसे ही कालीन को खोला जाता है, इसी तरह अशार को खोला जाता है। उसके मफ़हूम या अशार के रंग, अशार का पूरा शायर के जज्बात वाज़े हो जाते हैं। उसी तरह कालीन को खोलें तो उसका रंग, उसका डिज़ाइन, उसकी मोटाई, नरमाहट, खूबसूरती और यहाँ तक कि उसकी लेंथ तक वाज़े हो जाती है।
تو جس طرح قالین کو کھولا جاتا ہے اسی طرح الفاظ کو بھی، اشعار کے الفاظ کی بھی وضاحت اور خیال کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ اس میں عموماً جو تشبیہات اس طرح استعمال کی گئی ہیں ان کو نظر انداز مت کیجیے، تشریح لکھتے وقت اپنے الفاظ میں تشریح کرنی چاہیے۔ شعر کے مفہوم سے ملتا جلتا کوئی شعر یا مصرع جو آپ کو یاد ہے وہ ضرور لکھیں، یا یہ ہے کہ شعر میں سے اگر کوئی مفہوم آپ کے شعر کے مطابق نہیں نکل رہا تو کوشش کیجیے کہ پہلے اس طرف مفہوم کو لے کے جائیے، پھر حوالے کا شعر دیجیے۔ کسی فلسفی یا مفکر کا قول وغیرہ ضرور دیجیے۔ اسے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مارکر سے واضح کر کے درمیان میں لکھیے، غیر ضروری باتوں سے گریز کیا جائے اور جملوں کو بار بار نہ، اکثر لوگ ایک ہی خیال کو بار بار دہراتے ہیں۔ قرآنی آیات یا حدیث لکھی جائے تو اس پر اعراب نہ لگائیں، اس کی اعراب کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو تشریح ہے وہ آپ کے اشعار کے عین مطابق ہونی چاہیے، اور اشعار کے مطلب یا الفاظ کا مطلب لکھنے سے بات نہیں بنتی، بلکہ اشعار کے خیالات کی وضاحت اپنے الفاظ میں کرنی چاہیے اور حوالے کے درست اشعار لکھنے چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو عذرا کرم اس پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی مزید ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔